नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था पुस्तक का अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 20 के अंतर्गत हमारे भारत के महान्यायवादी, जिसको हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, एवं महालेखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या है, भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। और महान्यायवादी जो होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और 76(1) के अंतर्गत उसके नियुक्ति से संबंधित जो है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित व्यक्ति को महान्यायाधीश नियुक्त करेगा। अर्हताएँ वही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती हैं। जो व्यक्ति वैसा अर्ह होगा तो उसको क्या है, महान्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। राष्ट्र कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और याद रखिएगा कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(2) है के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य से संबंधित है कि भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इस 76(3) के अनुसार अपने कर्तव्यों को पालन में भारत का राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। और आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अधिकृत नहीं। इसका सैलरी फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति को समय समय पर जो भी देंगे वो इनका लेखा होगा। लिखा है कि इसे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार। याद रखिएगा कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार होता है, परंतु मतदान देने का अधिकार इसे नहीं प्राप्त होता है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते या विशेष अधिकार मिलते हैं। याद रखिएगा कि महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित संविधान में कोई भी सूचना नहीं है, कहीं नहीं मिलता है कार्यकाल से लेके। बस ये रहता है कि राष्ट्रपति के प्रशांत पे बने रहते हैं और राष्ट्रपति द्वारा भी इसको हटाया जा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। मूलतः देखा जाए तो ये परंपरा रही है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है या हट जाती है तो महान्यायवादी को भी अपना त्यागपत्र देना होता है। क्यों? क्योंकि उसकी नियुक्ति भी क्या होती है, सरकार की सिफारिशों से ही होती है, इसलिए उन्हें हटना पड़ता है। क्योंकि जो भी अगर नेक्स्ट सरकार या कोई नेक्स्ट दल बनेगा तो अपनी इच्छा अनुसार जो है महान्यायवादी को नियुक्त करेगा। और दूसरी बात यह है कि महान्यायवादी को क्या होता है कि भारत के खिलाफ कोई भी क्या होता है कि भारत के खिलाफ कोई भी सलाह या सहायता किसी को नहीं दे सकता। और जो भी कार्य करता है वो केंद्र सरकार के आज्ञा से ही करेगा। केंद्र सरकार जब कहेगी तो वो करेगा। ठीक है। और महान्यायवादी सरकार के अगर कोई चल रहा है कहीं केस या चल रहा है तो उसकी सुनवाई के लिए ये स्वयं सरकार की तरफ से पेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 165। नेक्स्ट अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता, जैसे कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता पाए जाते हैं अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। ठीक है। ये भी इसमें क्या है कि राज्यपाल स्कीम को राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं उसी तरह राज्य में राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल भी क्या कैसे अर्हताएँ क्या होती हैं, अर्हताएँ ये होती है कि कोई न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होता है उसी को महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता बनाने के लिए राज्यपाल कर सकता है। ठीक है। और यह भी राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। और ये भी क्या है कि राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। ठीक है। और देखिए क्या लिखा है 148(1) के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति, देखिए अब यहाँ से हो गया हमारा महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। ठीक है। अनुच्छेद 148 में भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक का दिया गया है, बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। जिस तरह उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी तरह महालेखा परीक्षक को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों तथा विशेष बहुमत के साथ इसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इससे पद से हटाया जा सकता है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई भी सदन में इसके लिए पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सदन में, और दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर इसे हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर नहीं रहता तब भारत सरकार के या किसी राज्य के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होगा। यानी कि महालेखा परीक्षक अगर अपने पद से हटता है तो वो किसी और अन्य कभी भी किसी भी राज्य या केंद्र सरकार किसी और पद पर कार्य नहीं करेगा, यानी यहाँ से इसकी छुट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि महालेखा परीक्षक जो है कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष उम्र जो भी पहले हो वो उसी तक होता है। और इसको क्या बोलते हैं कि लोक लेखा समिति का, जिसको आँख व कान बुलाता है महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है आपका 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, ये काम होता है। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि लेखा परीक्षक क्या करता है कि अपना कोई भी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखवाते हैं और जब संसद के पटल पर रखा जाता है तो उसके उपरांत लोक लेखा समिति उस जो भी लोक संसद के पटल पर रखा जाता है उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति, इसलिए लोक लेखा समिति इसको आँख या कान भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। देखिए 1976 में क्या किया गया कि केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया गया। लेखा से अलग करने का तात्पर्य ये होता है कि लेखा परीक्षक को 2 कार्य थे, लेखा भी था और परीक्षक भी काम करना था, तो लेखा को अलग कर दिया। लेखा का मतलब कि लेखा संबंधी जितने भी कार्य थे, लेखा का लेखाओं लिखना, उसका संकलन करना और उसका अनुरक्षण करना, ये सब कार्यों से मुक्ति दे दी गई। अब केवल क्या करना है लेखा परीक्षक का, केवल परीक्षा करना ही उनका काम है, कार्य है। ठीक है, लेखा संबंधित कोई भी कार्य उनके पास अब नहीं है। कब? 1976 के बाद। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। या देखिए कौन कौन से था, पहला विनियोग लेखा परीक्षक और दूसरा है वित्त लेखाओं पर परीक्षा तथा तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है, तीनों क्या करता है, ये लेखा परीक्षक इन प्रतिवेदन कहाँ देता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाते हैं एवं इसके उपरांत क्या होता है लोक लेखा समिति इसकी जाँच करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति इनको संसद में देखिए लिखा हुआ है और इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्ष से संसद को अवगत कराती है। ठीक, चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न हमारा लिखा है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। कानूनी विषय पूछा है, कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। पहला है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आपका है अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने का कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारतीय न्यायाधीश होते हैं, जब संसद अपना कोई सरकार जब कोई नियम नीति या नीति का निर्माण करती है तो उसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कार्य कौन करता है, उनको बताने का ये अटॉर्नी जनरल जी कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार जो संभालते हैं वो जरूरी तो नहीं कि वो इतने न्यायविद हों या फिर संविधान की ज्ञाता हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये यही काम करते हैं, बताते हैं कि इस नियम नीति बनाएंगे तो ऐसा ये इनका नियमों का उल्लंघन होगा या इनका अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो ये सब बताने का कार्य अटॉर्नी जनरल जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है। मैंने बताया था आपको कि प्रसाद में कौन धारण करता है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी। आंसर है आपका डी, भारत का महान्यायवादी क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी क्या होता है, इनको भी नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के महान्यायाधीश कैसे नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन आपका भी राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी क्या पूछ रहा है, पहला है ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश को, महान्यायाभिकर्ता को, महान्यायवादी को या महाधिवक्ता को। भारत सरकार का पूछ रहा है तो ऑप्शन सी आपका महान्यायवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायाधीश या विधि सचिव? ऑप्शन है आपका सी, भारत का महान्यायाधीश को जाना जाता है, विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, किसके हैं? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के? तो ऑप्शन है डी आपका भारत सरकार के हैं, उनको राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? किसको होता है? महाधिवक्ता को, महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन है आपका बी, महान्यायवादी को भारत राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। और तीसरा है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन है आपका 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4 या 3 और 4? ऑप्शन है आपका ए, 1 और 2 सही है और बाकी सारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्लियामेंट संसद से किसी सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग लेता है? पूछा सदन संसद की किसी भाग न होने पर भी, सदस्य न होने पर भी कौन बैठक में बैठ सकता है? तो ऑप्शन है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष? ऑप्शन है आपका बी, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। नेक्स्ट है आपका कि भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा है, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा है? सी है, उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है, तो संसद मत देने का अधिकार ये गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या चुनाव आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? किसे है? तो पहला ऑप्शन है भारत के महालेखा परीक्षक या महालेखा नियंत्रक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन है डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? ऑप्शन है आपका डी, महान्यायवादी क्या होता है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, परंतु मताधिकार का अधिकार उसके पास नहीं है। नेक्स्ट है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? देखिए यही क्वेश्चन बार बार पूछा है, देख रहे हैं, तो ऑप्शन है सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? ऑप्शन है ए, भारत के महान्यायवादी को क्या है, संसद को संबोधित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत का महान्यायवादी पूछ रहा कौन कौन सा सही है महान्यायवादी के बारे में। पहला है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा है, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1, 2, 3 और चौथा है 1 और 3। ऑप्शन है सी, 1, 2, 3। लोकसभा में मतदान कर सकता है ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी? तो ऑप्शन सी आपका कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सॉलिसिटर होता है, कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी? तो ऑप्शन है आपका एक न्यायिक सलाहकार होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसमें पूछ दिया राज्य सरकार के बारे में। पहला है महान्यायवादी,
एडवोकेट जनरल, तीसरा है महान्याय अभिकर्ता, चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर है आपका बी, एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य का सरकारी कानून के विषयों पर परामर्श देता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह और क्या करता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर धारण करता है और यह राज्य सरकार के प्रथम विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार कानूनी सलाहकार, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक का महालेखा परीक्षक। आंसर है आपका ए, महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए प्राधिकृत कौन है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीश, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का खंडपीठ। तो आपका है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। तो ऑप्शन है आपका ये, राष्ट्रपति द्वारा भारत में नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ठीक है, अपने रिपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति को ही सौंपता है। राष्ट्रपति क्या होते हैं, संसद के दोनों पटलों पर उसको रखवाते हैं, फिर वहाँ से उसको लोक लेखा समिति द्वारा उसको जांच की जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद पूछ दिया है, पहला 146, 147, 148 या 149। तो ऑप्शन सी है आपका 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ये पूछा है, पहला है लोक लेखा समिति अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के कानून मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको चुनता है? तो राष्ट्रपति को चुनता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाते हैं, संसद से फिर लोक लेखा समिति द्वारा उनको अध्ययन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका बी, यह एक संवैधानिक पद है, इसको संविधान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो ऑप्शन है आपका सी, 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी वर्ष पूरी हो जाए तो उसके तहत वो पद पे बने रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। नेक्स्ट है आपका कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यानी नहीं हो पाते और अन्य की जॉब नहीं कर पाएंगे कहीं भी सरकारी में। और चौथा है आपका कि उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये गलत है कि उनको राष्ट्रपति क्या है, पदच्युत यानी पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, बल्कि उसी रीति के आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, महान्यायवादी के बारे में आता है, तो महान्यायवादी को क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? पूछा है महालेखा परीक्षक के बारे में, पहले लोकसभा अध्यक्ष के, भारत का महान्यायवादी के, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। आंसर आपका सी, ऑप्शन सी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाने जाने की प्रक्रिया का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक का भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? किस कर्तव्य का? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा है आपका कि आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तीसरा है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि की लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। या डी है सार्वजनिक धन की प्राप्ति, निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो। ऑप्शन क्या आपका है? ऑप्शन डी है कि ये जो है कि सार्वजनिक उनका नियंत्रण नहीं होता, उस पर ये ध्यान नहीं देते कि मतलब कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, बस उनका आकलन करना होता है उनका, न कि नियंत्रण करना। नियंत्रण शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, याद रखिएगा, नियंत्रण किसी प्रकार का वो उसमें नहीं करते हैं ये। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि लेखा परीक्षा का नियंत्रण क्या क्या कर्तव्य होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है देख लीजिए। वह केंद्र की तथा राज्य सरकार राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों का लेन देन करता है, लेखा परीक्षा करता है। और नेक्स्ट है आपका कि व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ या हानि के लेखों के लेखा परीक्षा करता है
वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकाय मतलब पंचायतें व नगरपालिका की लेखा परीक्षा भी करता है राष्ट्रपति के आदेश पर। और पाँचवा आएगा कि वह सरकारी कंपनियों जैसे कि भेल सेल LIC इत्यादि की लेखा परीक्षा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लोक निधि के फलोत्पाद और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG के कार्यालय का एक महत्व क्या है, ये पूछ रहा है। पहला है आपका कि CAG संसद की ओर राजकोष पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण शब्द आ गया जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा है आपका CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। और तीसरा है CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। और चौथा है कि CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले को भी लगा सकता है। तो ये तो उल्लंघन वाला तो पूरी तरह से गलत है। फिर ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका कि 1 3 4 केवल 2 2 3 1 2 3 4 इन चार सभी चारों। तो ऑप्शन है आपका C 2 और 3 है, मतलब 2 और 3 देख लीजिए है। विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन लोग नियम का उल्लंघन किया। ठीक है, आरोप दाखिल कर सकती है परंतु उसके पास न्यायिक शक्तियाँ किसी प्रकार की उसके पास नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या उनके पास है, देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन 148 के तहत किया गया है। इसमें क्या है कि संघ के और राज्यों के, देखिए संघ और राज्य दोनों का लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण अधिक्षण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं महालेखा परीक्षक को। महालेखा परीक्षक जो है संघ और राज्य दोनों का देखता है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। ठीक है, ये जो भी लेखा लिखता है उस पर लोक लेखा समिति क्या करती है, विचार विमर्श करती है। और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर क्या होता है, जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं, न कि उनको सजा दे सकती हैं। ठीक है, फिर उनके ऊपर केस चलेगा, बाकी जो होगा गवाह सब जो भी होंगे मिलेंगे तो उनके आगे की कार्रवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी है, भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो ऑप्शन C है संसद की। ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, भारत के महान्यायाधीश, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका C भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखिए क्या शब्द यूज किया है, संसद की लोक लेखा समिति की बैठक। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि संसद की बैठक में, संसद की जब बैठक की बात हो भारत का न्यायाधीश होता है, और जब लोक लेखा समिति की बैठक की बात हो तब वहाँ पर क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ऑप्शन है आपका A और B दोनों, इस संसद के दोनों संबोधन द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा भी। आगे जब संसद जब दोनों सदन संबोधन करेंगे तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तब जाके राष्ट्रपति उसको हटाएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं तो दोनों सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का नियंत्रक महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक है। किसका होता है, प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति। तो ऑप्शन सभी पता है, लोक लेखा समिति ऑप्शन D है। नेक्स्ट है 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षा को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था, ये पूछना चाह रहा है। पहला है ऑप्शन 1972 में, 1976 में, 1980 में या 1987 में। तो ऑप्शन आपका 1976 में। 1976 में क्या किया गया था, लेखा परीक्षा से लेखा को पृथक कर दिया गया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति दे दी गई। अब लेखा से संबंधित CAG कोई भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ उसका काम होता है परीक्षण करना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है
सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। और दोनों में से पूछ रहा कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन है आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही, दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की महाधिवक्ता की। ठीक है, और सलाहकारी अधिकारिता जो है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को या मंत्रिपरिषद को? ऑप्शन है आपका बी, नियंत्रक का महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त में से सभी के संरक्षक के रूप में? तो ऑप्शन है आपका बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में सीएजी क्या करता है? कार्य करता है। जनता के पैसे का मतलब कहीं मिसयूज ना हो उसके लिए यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक कर होगा और उसका कर्तव्य होगा कि वह देखे कि भारत या किसी राज्य के संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए, संसद के बिना परमिशन के एक भी रुपया खर्चा न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन है विकल्प गलत है? गलत बताना, गलत विकल्प बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ये पूछा है, बताना है कौन सा गलत है ये बताना है। इसमें से पहला है आपका कि सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, और डी है आपका कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से। तो ऑप्शन है आपका डी, व्यावसायिक बैंक के कार्य निष्पादन का कार्य जिम्मेदारी जो होता है लोक वित्त के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, देखिए लोक वित्त क्या होती है? तो लोक वित्त होता है सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। ठीक है, लोक वित्त के अंतर्गत संबंध का व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हमारा आज जो है कि सीएजी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये दोनों हमारा कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।